तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अगला सब्जेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, हाई परफॉर्मेंस जो हमारा सब्जेक्ट था। तो यूनिट नंबर 1 को हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से कवर अप किया हुआ है। अब हम लोग यूनिट नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप यूनिट नंबर 1 आपने कंप्लीट कर लिया है, तब आप यूनिट नंबर 2 पे आप आए हुए हैं। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजों को एक सीक्वेंस में मैं अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी दिक्कत ना हो और आप आसानी से सारे सिलेबस को कवर अप कर पाए और सिलेबस के साथ साथ आप अपने स्किल्स पे भी ध्यान दे पाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 का पूरा सिलेबस आपके इंटरफेस पे नजर आ रहा है। बारी बारी से हर एक टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आपका है डेटा एक्सेस ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे कह रहा है कि डेटा एक्सेस ऑप्टिमाइजेशन फोकसेस ऑन इंप्रूविंग मेमोरी यूजेस एंड रिड्यूसिंग एक्सेस टाइम। यानी जो आपका डेटा एक्सेस ऑप्टिमाइजेशन है वो फोकस करता है मेमोरी के यूजेस को इंप्रूव करने में और रिड्यूस करने में, जो भी एक्सेस टाइम है उसको। विच इज ऑफन द मेन बोटलनेक इज हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। यानी जब आपका जो आपका मेन बोटलनेक होता है वो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के अंदर काम करता है, तब ये काम करता है। ठीक है, अब हमारा अगला आता है बैलेंस एनालिसिस एंड लाइट स्पीड एस्टिमेशन एस्टिमेट सॉरी। तो बैलेंस एनालिसिस का यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि इफ इट कंपेयर्स द प्रोसेसर स्पीड वर्सेस द मेमोरी बैंडविड्थ। यानी ये किसके साथ कंपैरिजन करता है, ये जो प्रोसेसर स्पीड होता है और जो मेमोरी का बैंडविड्थ होता है उसके साथ ये क्या करता है, कंपैरिजन करता है। अब इसका की आइडिया दिया हुआ है, कह रहा है कि इफ सीपीयू इज फास्टर देन मेमोरी, यदि आपका सीपीयू मेमोरी से फास्ट है तो सीपीयू क्या होगा, वेट करेगा। ठीक है, और जो बोटलाइन होगा वो यहाँ पे होगा कंडीशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगला दिया हुआ है कि इफ बैलेंस सिस्टम इज इक्वल टू सीपीयू प्लस मेमोरी वर्क एफिशिएंसी टुगेदर। यानी जो बैलेंस सिस्टम होगा वो किसके इक्वल होगा, वो सीपीयू और मेमोरी वर्क के जो आपके एफिशिएंटली जो काम करता है उसके एक दूसरे के साथ मिलने के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, अगर हम मैट्रिक की बात करें तो यहाँ पे एक बैलेंस फैक्टर का एक फॉर्मूला आता है, बैलेंस रेशियो का, मेमोरी बैंडविड्थ अपॉन कंप्यूट परफॉर्मेंस। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि लो बैलेंस अगर होगा तो मेमोरी बाउंड प्रोग्राम होगा, अगर हाई बैलेंस होगा तो आउटपुट जो कंप्यूट बाउंड प्रोग्राम होगा। ठीक है ना, चलिए अगला हमारा आता है लाइट स्पीड एस्टिमेट। यहाँ पे कंसेप्ट कह रहा है कि थियोरेटिकल मैक्सिमम पॉसिबल परफॉर्मेंस, यानी इसके अंदर जो होता है वो थियोरेटिकल मैक्सिमम जो पॉसिबल परफॉर्मेंस होता है वो होता है, और ये अज्यूम करता है परफेक्ट कैच है यूजर्स को, और यहाँ पे कोई भी डिले नहीं होता और ये आइडल कंडीशन होता है। ठीक है, अगर हम पर्पस की बात करें तो ये मदद करता है एस्टिमेट करने के लिए अपर परफॉर्मेंस लिमिट को, और ये यूज होता है फॉर द परफॉर्मेंस कंपैरिजन। ओके, यानी परफॉर्मेंस जो होते हैं उनको कंपेयर करने के लिए इनका यूज होता है। ठीक है, तीसरा हमारा आता है स्टोरेज ऑर्डर। तो स्टोरेज ऑर्डर का यहाँ पे अरेंजमेंट अरेंजमेंट दिया गया है, अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन मेमोरी, यानी जो आपका डेटा होता है वो मेमोरी में अरेंज होगा यहाँ पे। और अगर हम टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले आपका आता है रो मेजर ऑर्डर, जो यूज होता है सी और सी प्लस प्लस के अंदर। जैसे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर 2 और 3 है, तो यहाँ पे आपके कह सकते हैं कि रोज कितने होंगे, 2 रोज होंगे, और कॉलम्स कितने होंगे, 3 होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये स्टोर कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से ये क्या होगा, स्टोर होगा। क्लियर है। उसके बाद हमारा कॉलम मेजर आता है, तो कॉलम मेजर में कुछ नहीं है, सिमिलैरिटी जो चीजें हैं वो कॉलम बेस होगी, यानी 1 4 2 5 उसके बाद 3 6 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें काम करेंगी। अगला कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे अफेक्ट दिया हुआ है इंपॉर्टेंस में कि अफेक्ट कैच परफॉर्मेंस, यानी ये जो कैच परफॉर्मेंस है उनको अफेक्ट करता है, और इम्प्रोपर ऑर्डर होगा तो कैच यहाँ पे मिसेज होंगे। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन टिप की हम बात करें तो एक्सेस डेटा इन द सेम ऑर्डर इज स्टोर्ड, यानी इसके अंदर जो एक्सेस डेटा होगा वो सेम ऑर्डर में क्या होगा, स्टोर होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारा फोर्थ है आपका एल्गोरिथम क्लासिफिकेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन असेसमेंट। तो यहाँ पे एल्गोरिथम क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, सबसे पहले आपका आता है कंप्यूट बाउंड एल्गोरिथम। तो यहाँ पे मोर कंपटीशन लेस मेमोरी एक्सेस, यानी यहाँ पे काफी ज्यादा कंपटीशन होता है और कम मेमोरी एक्सेस यहाँ पे होता है। जैसे एग्जांपल आपका आ गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, दूसरा हमारा आता है मेमोरी बाउंड एल्गोरिथम, ये काफी ज्यादा मेमोरी एक्सेस करता है और कम कंप्यूटेशन कैरी करता है, जैसे आपका एरे का ट्रेवर्सल हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है बी पार्ट में क्या, ऑप्टिमाइजेशन असेसमेंट। तो इसका क्राइटेरिया होता है कि इसके अंदर एग्जीक्यूशन टाइम आता है, कैचे यूजेस आते हैं, और मेमोरी आता है, मेमोरी बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन इसके अंदर काम करता है, और स्केलेबिलिटी इसके अंदर आते हैं। ठीक है, टेक्निक की हम बात करें तो लूप ऑप्टिमाइजेशन, ब्लॉकिंग एंड डेटा लोकेलिटी इंप्रूवमेंट इसके अंदर हो पाता है। ठीक है, अब हमारा कुछ केस स्टडी दिया गया फॉर द डेटा एक्सेस ऑप्टिमाइजेशन, एंड डेटा को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं उनके ऑप्टिमाइजेशन को, तो कुछ की फीचर्स होते हैं, केस स्ट्रेटजीज होती है, कुछ केस स्टडीज होती है जिन पे हमें अध्ययन करना रहता है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है, विदाउट ऑप्टिमाइजेशन ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा।
ठीक है, प्रॉब्लम ये होगा कि ये पुअर कैचे यूज करेगा। अगर हम ऑप्टिमाइजेशन लगा देते हैं तो कुछ इस प्रकार के फॉर्मेशन बनेंगे, और बेनिफिट इसका ये होगा कि ये बेटर कैच लोकेलिटी के लिए काम करेगा और ये फास्टर एग्जीक्यूशन पे काम करेगा। ठीक है, केस नंबर 1 था हमारा। दूसरा केस हमारा है लूपिंग ब्लॉकिंग। आइडिया इसका है कि ये डिवाइड करता है, बड़े जो आपके प्रोग्राम होते हैं उनको छोटे-छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करता है। बेनिफिट इसका ये होता है कि ये इंप्रूव करता है कैश के रीयूजेस को। ठीक है, केस स्टडी 3 कह रहा है हमारा कि एरर रिवर्सल, यानी पुअर एक्सेस कुछ इस प्रकार से काम करेगा, लेकिन अगर हम उसको ऑप्टिमाइज कर देंगे तो ऑप्टिमाइजेशन के बाद हमारे पास कुछ चीजें इस तरीके से काम करेंगी। ठीक है, और ये मैच करता है रो मेजर को एंड द फीवर कैचे मेसेज। ओके, अब हमारा आता है पैरेलल कंप्यूटर सॉरी, कह रहा है पैरेलल कंप्यूटर्स एग्जीक्यूट मल्टीपल ऑपरेशन साइमल्टेनियसली टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। यानी जो पैरेलल कंप्यूटर्स होते हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं मल्टीपल ऑपरेशंस को साइमल्टेनियसली, जिससे कि वो इंप्रूव कर सकते हैं परफॉर्मेंस को। ठीक है, दूसरा हमारा आता है शेयर्ड मेमोरी कंप्यूटर्स। यहाँ पे डेफिनेशन की बात करें, इसके अंदर सारे जो प्रोसेसर होंगे वो शेयर करेंगे सेम मेमोरी पे, यानी जितने प्रोसेसर होंगे वो एक सेम मेमोरी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पे मल्टीपल सीपीयू जो होंगे वो कनेक्ट होंगे और शेयर होंगे रैम के द्वारा, जैसे आपका मल्टी कोर सिस्टम हो गया। एडवांटेज क्या है इसका, ये इजी कम्युनिकेशन होता है, ये सिंपल प्रोग्रामिंग कैरी करता है, और डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे मेमोरी कंटेंटेशन जो होता है वो होता है, और लिमिटेड स्केलेबिलिटी इसके अंदर होती है। क्लियर है। अब हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी कंप्यूटर्स। यहाँ पे एक डेफिनेशन कह रहा है कि ईच प्रोसेसर हैज इट्स ओन लोकल मेमोरी, यानी हर एक प्रोसेसर के पास क्या होता है, अपना खुद का एक मेमोरी होता है, लोकल मेमोरी होता है। कम्युनिकेशन की बात करें तो मैसेज पासिंग एमपीआई आता है। डिसएडवांटेज दिया गया है कि ये हाई स्केलेबिलिटी कैरी करता है, यहाँ पे कोई भी मेमोरी कंटेंटेशन नहीं होते। डिसएडवांटेज ये है कि कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग होता है इसका, और कम्युनिकेशन जो है वो ओवरहेड यहाँ पे होता है। क्लियर है। अब हमारा आता है हाइब्रिड सिस्टम। डेफिनेशन दिया गया, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर्ड मेमोरी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी, यानी ये जो है कॉम्बिनेशन है शेयर्ड मेमोरी का और डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी का। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपका दिया है क्लस्टर ऑफ मल्टी कोर प्रोसेसर। बेनिफिट इसका ये है कि इसका परफॉर्मेंस हाई होता है, बेटर स्केलेबिलिटी होता है। और लास्ट हमारा टॉपिक है नेटवर्क कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो कनेक्ट होते हैं नेटवर्क के द्वारा, जिससे कि किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म किया जाता है, वो आपका नेटवर्क कंप्यूटर कहलाता है। जैसे टाइप की बात करें तो क्लस्टर हो गया, ग्रिड कंप्यूटिंग हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया। फीचर्स इसके ये है कि ये रिसोर्सेज शेयरिंग होता है और ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग होता है। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यूनिट नंबर सेकंड को अच्छी तरीके से कवर अप किया, और अच्छी तरीके से आप लोग भी इन चीजों को कंप्लीट करते चलिए, ताकि आपके माइंड पे कोई बर्डन ना रहे। और एग्जामिनेशन से पहले पहले मैंने टारगेट लिया है कि आपको किसी भी हाल में सिलेबस कवर अप करके दिया जाएगा, तो बस आपको बने रहना है। ठीक है ना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।